इस वक्त पटना के आशियाना में मैं मौजूद हूं और डॉक्टर एजाज अली एक्स एमपी मौजूद हैं। उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद दूसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन पटना में होगा। इस दरमियान में कई लोग अपने बैनर पोस्टर लेके सड़कों पर उतरे हैं, पार्टी लेवल पर, संगठन के द्वारा, तमाम मोर्चे के द्वारा, मगर वहीं दूसरी ओर सड़कों पर एक बैनर और दिखाई दे रही है। मोर्चे का कहना है कि जातीय जनगणना अब की बार की सरकार होगी बिहार में। जानने का कोशिश करेंगे। ये दूसरी बार दौरा है माननीय प्रधानमंत्री का, जहां 6 से 7 महीना बचा है बिहार का विधानसभा चुनाव। इस दरमियान में वो आ रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इस पर? शहर में देख ही रहे होंगे कि मोदी जी के स्वागत में बहुत से बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। उसमें आप खुद देख लीजिए कि कैसे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन उसी बीच कुछ बैनर ऐसे भी लगे हुए हैं जो सिविल सोसाइटी की तरफ से पेश किया। ये जातिगत जनगणना मोर्चा है, इसने पेश किया है, जो आम पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। इसका कहना है कि अब की बार जातीय जनगणना की ही सरकार बनेगी, चाहे वो बिहार में बने या केंद्र में जाके बने, या इस बीच जितने स्टेट हैं उनका चुनाव हो उसमें बने, लेकिन जातीय आधार पर जो जोर देगा उसी की सरकार बनेगी। तो इस बैनर के जरिए आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जातीय जनगणना जो है इसमें किसी भी एतबार से पीछे ना हटे। इसलिए कि 2011 में यूपी के गवर्नमेंट ने ऐसे ही हल्ला किया था कि हम जातिगत आधार पर जनगणना करा लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं था। वो समझिए कि असंवैधानिक होकर रह गया, गैर कानूनी था, इसलिए सामने नहीं आ सका। इस बार मोदी जी को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इसके लिए उनको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो सेंसस एक्ट 1948 का चला आ रहा है अब तक, जिसके वजह से जातीय आधार पर जनगणना नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर नहीं होता है, जो अत्यंत पिछड़े जात के लोग हैं, जो पिछड़े जात के लोग हैं, जो सवर्ण हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनके बीच जातीय आधार पर जनगणना नहीं किया जाता है। इस बार होना चाहिए, लेकिन इसके पहले सेंसस एक्ट 1948 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। अब बिल ला के जाति कॉलम को फिर से जोड़ना पड़ेगा, जैसे 1931 में ये जुड़ा हुआ था। चूँकि 1948 में नेहरू जी ने जो सेंसस एक्ट बनाया फाइनली, उसमें उन्होंने जाति कॉलम को हटा दिया था। इसी वजह से जाति आधार पर जनगणना बंद हो गया। अब यह है फिर से उसको चालू करने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाया है, उसमें सबसे पहला ये काम करना होगा कि सेंसस अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा और जातिगत कॉलम को सेंसस एक्ट 1948 में जोड़ना पड़ेगा। और तब जाके जो नया सीए बनेगा, सेंसस अमेंडमेंट एक्ट जो बनेगा, जिसमें जाति का भी कॉलम रहेगा, तभी जातिगत जनगणना हो सकती है। इसलिए सिविल सोसाइटी मोदी जी से ये डिमांड करती है कि पहले वो जितना जल्द हो सके पार्लियामेंट में सेंसस अमेंडमेंट बिल लाएं और कास्ट कॉलम में सेंसस एक्ट जोड़ने का कार्रवाई पहले कर लें, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि मोदी जी इस काम को ज़रूर करेंगे। क्योंकि मोदी जी हैं तो लोग कहते हैं कि मुमकिन है। यूपी के गवर्नमेंट में चूँकि ऐसे ही हवाई हुआ था, जिसके वजह से सेंसस जो कास्ट वाइज सेंस का था वो हवा बन के रह गई, खाली पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गए। इसलिए ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। कल उनका पटना जो भाजपा कार्यालय वहां प्रोग्राम है, उसके बाद से वह परसों शायद वह रोहतास जिला में रहेंगे। हम चाहेंगे कि सर रोहतास जिला वो भी जा रहे हैं, तो वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपका रोहतास जिला पे क्या कहना है? जो पैगाम सिविल सोसाइटी को देना है इनको जातिगत जनगणना पर, वो तो यहाँ पैगाम मिल ही रहा है इनको, और इसी पर इनको करते हुए वहाँ जो भी भाषण दें उसमें इनको जातिगत जनगणना पर का भी तस्करा करना चाहिए। इसलिए कि ये सरकार है और सरकार ने फैसला लिया है, किसी पार्टी के फैसले पर हम नहीं जाना। चूँकि एनडीए ने फैसला लिया है, मोदी जी ने अपना फैसला लिया है, इसलिए इनको कराना होगा। और एनडीए की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें ही फैसला हुआ। इसी बात को मोदी जी को चाहिए कि वो भाषण में भी पेश कर दें, तो आके आम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि मोदी जी कह दिए हैं तो इसका मतलब ये जनगणना होगा। आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं,
इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, ये सब चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए, ताकि जिन लोगों को हक नहीं मिल सके, जिनको शेयर न मिले, उनको भी शेयर मिले, ताकि लोग एक होमोजेनियस सोसाइटी बनकर आगे बढ़ें। अच्छा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है सर, लगातार अल्पसंख्यक के साथ मॉब लिंचिंग होता है, दलितों के साथ हो जाता है, इस पर गूंगी बैरी बनी हुई है सरकार। मॉब लिंचिंग का हादसा इधर बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने जो नया भारतीय न्याय संहिता बनाया है BNS, उसको 103 नंबर 2 पर यह कानून है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये भारत सरकार ने ही बनाया है। आपके माध्यम से हम मोदी जी से ये भी दरखास्त करेंगे, केंद्र सरकार से दरखास्त करेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो कानून बना है उसको मजबूती से लागू करें और उस पर सख्त कार्रवाई ली जाए, ताकि ये इनह्यूमैन काम है, ये गैर इंसानी जो हरकत हो रही है पूरे देश में बहुत जगह पर हो रही है, उस पर बढ़िया से रोक लगे। चूंकि ऐसा होने पर देश का रुसवाई होता है विदेशों में। अच्छा, एक चीज और देखना चाह रहा है कि सर कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव नजदीक आता है तो लगातार बिहार का दौरा पे दौरा करते हैं, मगर ये समझ में नहीं आता है कि बिहार वासियों को अब तक मिला क्या। 20 सालों से लगातार सरकार, मगर 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, आपने बिहार को बदहाली के हालात में पहुंचा दिया। ये बिहार के लोगों का कहना है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, बेरोजगारी में, अर्थव्यवस्था में, पलायन में, चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ, एक इंडस्ट्री नहीं लग पाया, तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार में वो लगातार बना हुआ है सर, इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग ऐसी बात करते हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर बात करते हैं। आज जो लोग भी बिहार आते हैं बाहर से, तो उनको साफ नज़र आता है कि बिहार का चेहरा बिल्कुल बदल गया। और हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हमारे रहे, उन्होंने तो बहुत मेहनत से बिहार को सजाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अफसरों का करप्शन बहुत बढ़ गया। पहले लोग जनप्रतिनिधि लोग करप्शन करते थे, काम भी नहीं होता था। अब ये है कि अफसर लोग करप्शन करते हैं लेकिन काम होता है, काम तो नज़र के सामने है। और जहाँ तक शिक्षा और रोटी का सवाल है, तो शिक्षा के मामले में NDA की सरकार शिक्षा को डीप रूट में ले जाने की कोशिश की, घर घर में शिक्षा देने की कोशिश की। इसलिए उस शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही, लेकिन फिर भी जो लोग कल शिक्षा लेना नहीं चाहते थे उनके बीच से शिक्षा हो रही है, इससे इनकार नहीं कर सकता। हमने बताया नहीं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोग सिर्फ राजनीति से प्रेरित। जहाँ तक रोजी रोटी का सवाल, पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ी है तो बिहार में ही बढ़ी हुई है, पूरे मुल्क में बेरोजगारी है तो बिहार में। क्योंकि जब से भारत आज़ाद और जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों ने बुनियादी समस्याओं को अपना कौमी नेशनल इशू कभी नहीं बना। नेशनल इशू चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, ये 10 बरस से जो सरकार 12 बरस से चल रही है या इसके पीछे की जितनी सरकारें रही, उसमें बीच में जो समाजवादी आंदोलन आया था, उसी में लगा कि बुनियादी समस्याएं उठाई जाएं और उठी हैं। लेकिन चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या इस वक्त की सरकार है, इन लोगों का नेशनल इशू या तो मंदिर मस्जिद है, या हिंदू मुसलमान है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान है। इसी पर सारी सियासत हुई। तो चूंकि ये सिलसिला 75 बरसों से चला रहा, इसलिए इस पर आज तक ब्रेक नहीं लगा। लोगों को वोट आसानी से मिल जाता है कॉमनल इश्यूज पर, इसलिए करते रहते। अब यह है कि इसके लिए सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा कि इन इश्यूज पर वोट न दे। जो लोग मंदिर मस्जिद करें, जो हिंदू मुसलमान करें, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करें, उनको वोट न दें, बल्कि उसी को वोट दें जो रोजी रोटी की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो बेरोजगारी खत्म करने की बात करे, जो बाढ़ सुखाड़ पर कंट्रोल करने की बात करे, जो जमाखोरी या मुनाखोरी पर रोक लगाने की बात करे, जो शराबखोरी पर रोक लगाने की बात, तो उसको वोट दें। इसके लिए सिविल सोसाइटी को खड़ा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लोगों का ये एम होता है कि उनको जितना आसानी से वोट मिल जाए वो लेने के लिए इशू को उठाते। इसलिए इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सिविल सोसाइटी को